हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या आपका ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में जिसका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म आप भर चुके हो, फिल कर चुके हो ना 2025 में। लेकिन इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अगर आप कट ऑफ देख रहे हो कि जिस जोन से मैंने फॉर्म फिल किया है, जिस कैटेगरी से मैंने फॉर्म कंपटीशन कर रहा हूँ मैं, उसमें लास्ट ईयर तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं कर सकता हूँ, और अपने सिलेबस को लेके कंफ्यूज हो, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब एक बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा 85 80 प्लस आप स्कोर ईजी तरीके से कर सकते हो। हाँ, आप कहोगे ईजी बोल रहे हो, करना पड़े तो पता चले। नहीं, मैं ईजी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ईजी है। मेहनत और मुश्किल और कठिन काम एक है, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, डेली मेहनत करना, डेली पढ़ाई करना, ये मेन टफ काम है। ठीक है ना, जिसे मुश्किल बिगनर स्टूडेंट के लिए नहीं, उस स्टूडेंट के लिए जो जिसका मोटिवेशन 2 दिन का रहता है, 3 दिन का रहता है, 7वें दिन तक ख़त्म हो जाता है, 10 दिन तक रहता है, 15 दिन तक ख़त्म हो जाता है, उनके लिए तो कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम ईजी और स्कोर अच्छा करना है, स्कोर बहुत पॉसिबल है। हम बात करेंगे CBT 1 की। ठीक, CBT 1 में जो हमारा वेटेज है 30 मार्क्स का हमारा वेटेज है मैथ का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए रीजनिंग में भी 30 मार्क्स का है। ठीक है, और 40 मार्क्स का हमारा GK जनरल अवेयरनेस का, GK GS करंट उसमें आता है, स्टैटिक आता है, सारा पार्ट 40 मार्क्स है। तो CBT 1 में 100 मार्क्स सही है, और सेम CBT 2 में रहता है 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस, टोटली 120 बन जाता है। और दोनों में ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में यही वेटेज रहता है, बस डिफरेंट क्या, सिलेबस भी सेम रहता है, खाली आपका डिफरेंस वो रहता है, अंतर जो डिफरेंस होगा वो लेवल का होता है, क्वेश्चंस के लेवल का। आपका अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपका थोड़ा सा क्वेश्चंस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाएगा, ज़्यादा डेप्थ से नहीं, थ्योरी को अगर आप वर्बल तरीके से 1-2 बार पढ़ के रिवीजन कर लोगे तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस मैक्सिमम वैसे ही बनते हैं। ठीक है, जो मैथ्स आ रही होती है इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज नहीं होता, टाइम टेकिंग का वेटेज नहीं होता है। लेकिन ग्रेजुएट में मिक्स सेट बना होता है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप हो चुका होता है। जो क्वेश्चंस को 1 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में पूछा जा रहा है तो उसे घुमा के 3 लैंग्वेज में कर दिया जाता है। पूछा सेम ही चीज़ है लेकिन घुमाया जाता है, वो लेवल का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपने परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, ठीक, CBT 1 CBT 2 सब में कर लोगे। ठीक, सेम इसी तरह अगर आप रीजनिंग में कोई सीरीज एनालॉगी कुछ भी करोगे तो सब में कर लोगे। ठीक है, नॉइस के लिए दोस्तों सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। तो ये आप माइंडसेट लेके चलो कि अगर आप एक चीज़ पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आप दोनों एग्ज़ाम के दोनों फॉर्मेट के लिए तैयार हो, CBT 1 CBT 2, CBT 1 CBT 2 ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, मैक्सिमम स्टूडेंट भागेंगे साइंस के पीछे, करंट के पीछे, स्टैटिक के पीछे, कंप्यूटर के पीछे, ज्योग्राफी के पीछे, पॉलिटी के पीछे, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स वगैरह, ये जो भी पार्ट हैं, स्टैटिक भी, सब में। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो मेन उनका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसका लेवल भी कम है, होता ही जा रहा है डे बाय डे। जो अब रेलवे के एग्ज़ाम से ट्रेंडिंग जितने भी चल रहे हैं उसमें एग्जामिनर जो सेट बना रहा है, आप उठा के देख सकते हो अभी 2025 में जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, और इसी की आप तुलना उन क्वेश्चंस की उससे पहले जो 2018 में फॉर्म आए थे जिनका एग्ज़ाम बाद में हुआ है, 19 में आए थे जिनका एग्ज़ाम 20-21 में हुआ है, उनके मिला के देखना, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस का वेटेज कम हो गया, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का वेटेज कम हो गया, फॉर्मूला बेस मैथ्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैल्यू पुट करो, काटो पीटो, आंसर निकल आ रहा है। रीजनिंग में पेन उठा के लॉजिक फाइंड करने की इतनी टेंशन ही नहीं है, स्क्रीन पे देखने के बाद आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हो। जो 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन में पेन उठाना पड़ेगा, वो भी कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाना पड़ेगा, उसके साथ साथ 2-3 पजल वगैरह सेट करनी पड़ेंगी, ऐसे क्वेश्चन टाइप के। तो मेन और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका यही है। ठीक, इनका लेवल भी कम हो रहा है और ये आपका सबसे स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपने ग्रिप बना ली, इसमें आउटपुट 100% निकलता है। अगर आपने मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ्स पूरी कवर करी, आपने परसेंटेज कवर किया, आपने डिस्काउंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया, रेशियो किया, एवरेज किया, SI CI किया, ठीक, पाइप एंड सिस्टम किया, पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें क्लियर करते चले जा रहे हो, जितने भी अर्थमेटिक के पार्ट हैं, तो इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। आप अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम को देख सकते हो, उसमें वेटेज हर टॉपिक से, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई की तो ये क्वेश्चन मॉक में भी देखेगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस और एग्जाम में भी देखेगा। सेम रीजनिंग में अगर आप सीरीज करोगे, ठीक है, अगर आप
उसके साथ एनालॉगी करोगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स करोगे, सिटिंग अरेंजमेंट करोगे, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कंजम्पशंस, मिसलेनियस जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आप करोगे, पजल करोगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करोगे, इनसे क्वेश्चंस इससे पहले भी आए हैं, अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी रेलवे पूछ रहा है और पूछेगा भी, और ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपके मॉक में भी आपको दिखेंगे। तो ये 100% आउटपुट दे रहे हैं, इनको सबसे पहले पकड़ना है। CBT 1 में 60 मार्क्स का वेटेज है। अगर आपके एडवांस का 1-2 टॉपिक नहीं आ रहा है, नहीं, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी नहीं कवर कर पाओगे, छोड़ दो, जिनका वेटेज 2-3 मान लिया हटा दो। रीजनिंग में शायद 1-2 टॉपिक अगर आपसे छूट जाए, नहीं बन रहा है, वैसे सब बना लोगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया आपने, तब पर भी आप मान के चलो कि आप 60 में से 50 से 55 के बीच में आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक, इतना मैं बता रहा हूँ आपको, और ये उतना अब टिपिकल नहीं रहा चीज़ें जितनी पहले थी। आज की डेट में हर एक स्टूडेंट के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, घर बैठे कहीं भी बैठ के वो बड़े से बड़े टीचर से अच्छे टीचर से अच्छे बुक मटेरियल को यूज़ करके, स्टडी मटेरियल को, PYQ मटेरियल को, उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। सारे उसके पास उपलब्ध हैं आज की डेट में, तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो पूरा फोकस करो सबसे पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग में। उसके बाद आप देखो कि जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप पढ़ के क्या जाओगे, क्या नहीं आएगा, कुछ नहीं। अगर आप ज्योग्राफी में, मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर आप रिवर पढ़ के जाओगे तो पहाड़ पूछ लेगा, पहाड़ पढ़ के पूछ जाओगे रेगिस्तान पूछ लेगा, रेगिस्तान पढ़ के जाओगे तो जंगल्स के बारे में पूछ लेगा, जंगल्स के बारे में पढ़ के जाओगे तो सॉइल्स के बारे में पूछ लेगा, सॉइल्स के बारे में पढ़ के जाओगे तो सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम। सेम इसी तरह के आपका पॉलिटी में जो आर्टिकल्स आपने पढ़े वो नहीं आ रहा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ गया, पार्लियामेंट चीज़ें क्लियर करके गए तो पंचवर्षीय जो पूरा पंचायती राज होता है वहाँ से क्वेश्चन आ जा रहा, वहाँ से चीज़ें क्लियर करके जाओ, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बढ़ दे रहा, RBI चीज़ें क्लियर करके गए, ठीक है, आप RBI से सारे जितने भी अपडेट्स हुए सारी चीज़ें क्लियर करके जाओगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में किसी परसेंटेज दर जो भी नया रूल निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, मतलब मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, तो RBI से रिलेटेड जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं उनको बारे में पढ़ के जाओगे तो कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो वही आपका हिस्ट्री में मेडिवल पढ़ के जाओगे, एंशिएंट से क्वेश्चन बन गया, एंशिएंट से पढ़ के जाओगे तो आपका मॉडर्न से बन जाएगा। तो आपको इसमें देखना सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, कि जिसका वेटेज ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें तो इतना तो फंसा लेंगे। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कि रेलवे का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ अच्छे से कुछ महीने की करंट को अच्छे से पढ़ना है, और पॉइंट क्या है ये भी आपको पता है, हर एग्ज़ाम में आते हैं, ये भी क्लियर पता होना चाहिए कि अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और PM स्कीम्स, स्टेट वाइज अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं और ये कोर है अपना करंट का, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसी चीज़ें आप एक पकड़ लोगे तो यहाँ से अगर 10-12 मार्क्स का वेटेज है तो यहाँ से 5-6 उठा लोगे। ठीक, उसी के साथ साथ आप अगर देखो दूसरा किसका, तो आप कहोगे कि यार कि हाँ उसमें कंप्यूटर एक फिक्स है, तो कंप्यूटर का फिक्स पार्ट है उसको पढ़ लो, पॉलिटी का पढ़ लो, ज्योग्राफी में जो फिक्स पार्ट है उसमें से ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस, ये बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ पे रखना है, पहले स्कोरिंग को उठाना है। तो ये मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से चीज़ें समझाना चाह रहा था, जिससे आप क्लियर करके जो आपकी CBT 1 की कट ऑफ गई है अभी 2025 वाले एग्ज़ाम की, उससे 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आओगे अपनी कैटेगरी के, अपने जोन से। और ये करने के बाद आप CBT 2 के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ इसी में और अच्छे क्वेश्चंस की, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे करोगे तो चीज़ें और हाई होंगी। बहुत से स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने कभी रेलवे का एग्ज़ाम दिया, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया है जॉब का, तो वो मेरी सारी बातों से रिलेट कर रहे हैं कि सारी बातें लॉजिकल ऑथेंटिक कर रहा हूँ, कोई भी हवाबाजी व्यूज़ के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर आई हों, कैसे चीज़ें क्लियर करनी, कैसे तैयारी करनी है, अपने सिलेबस को कैसे हिट करना है, टारगेट करते पढ़ाई करनी है, वो मैंने दे दिया है। और अगर इसी से रिलेटेड आपको इस एग्ज़ाम से ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, मुझे बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसको फ़िल्टर करके आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। अगर इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, मैं बस प्रे तो नहीं करूँगा, बस ये करूँगा भगवान आपको बहुत पॉजिटिविटी दे, जिससे आप अच्छे से मेहनत कर सको, महादेव। ठीक है, तो महादेव बहुत अच्छी, हर स्टूडेंट की मेहनत मतलब जो मेहनत है वो देखते हैं, और अगर जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है तो उसको सक्सेस भले थोड़ी देर मिल रही है, क्योंकि हर किसी की डेस्टिनी में सब डिसाइड है। आप मेहनत करते रहो बस, कब रातों रात आपका कौन सा एग्ज़ाम
क्लियर हो कि उसका अच्छा रिजल्ट आपके पास आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में रेलवे आपको मौके पे मौके दे रही है, ज़िंदगी तो दे रही है, रेलवे इतना मौके दे रही है। कहाँ पहले एग्ज़ाम 4-4 साल में, पापा साल में हो रहे थे, आज की डेट में आप देख लीजिए, एक वैकेंसी कंप्लीट हो नहीं रही, उसके रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के दूसरी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जा रही हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। अभी आपका एग्ज़ाम जो है पूरी तरीके से मैंने बता दिया कि एक्सपेक्टेड मंथ कौन सा है, ये भी मैंने बता दिया कि कौन सा मंथ है एक्सपेक्टेड। उसको अगर आप टारगेट करके चल लो, उससे पहले देखना एनटीपीसी तक की वैकेंसी फिर आ जाएगी। जब तक ये इस एग्ज़ाम को देने जाओगे तब तक एनटीपीसी की वैकेंसी फिर आ जाएगी। तो मतलब आप कितना बार चूकोगे? अब तो हो ही गया ही, इसमें चूक गए अगर 2025 वाले में, 26 वालों को फोड़ दो। अगर इसमें भी आपको डाउट लग रहा है कि आपका CBT 1 में स्कोर ऐसा, CBT 2 के लिए शायद आप कहीं नहीं तैयार हो, CBT फिर एनटीपीसी आपके पास है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, एनटीपीसी टारगेट करो तो एनटीपीसी। अगर एक बार एनटीपीसी की तैयारी कर ली अच्छे से तो 1 टाइम प्रिपरेशन मल्टीपल एग्ज़ाम टारगेट होता है। एनटीपीसी कर ली, सेम सिलेबस। अगर आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से जिस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो गए, आप एलिजिबल हो सकते हो अगर एनटीपीसी में हो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो आप ग्रुप डी वैकेंसी में भी, डिपार्टमेंट में एंट्री करने के लिए ग्रुप डी बहुत अच्छी पोस्ट है एंट्री करने के लिए, ठीक है। एंट्री एक बार हो जाएगी, बाकी रेलवे कैलेंडर पे कैलेंडर दे रहा है, ज्वाइन करने के बाद किसी एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो। साथ में आपका अगर आपका टेक्निकल है तो आप ALP टेक्नीशियन, या फिर आप फिजिकली थोड़ा हो तो RPF कांस्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से सारी पोस्टें आ रही, JEE आपके पास है, सेक्शन कंट्रोलर वगैरह आ रही हैं वैकेंसीज। तो ये एजुकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी भी हर वैकेंसीज में, जिस एग्ज़ाम को अगर आप एक बार टारगेट कर लोगे। और मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करोगे, सबका सिलेबस लगभग सेम है CBT 1 का, सबका, किसी का फाइनल फॉर्मेट पूरा कंप्लीट इसी तरीके से। तो अच्छी लगी होगी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।